हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रही पढ़ाई तुम्हारी? मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी। तुम्हारा रिस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहा है। सारे डीपीपीज तुम लोगों ने सॉल्व करी, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो लगातार ही उसी के साथ हम एक चीज़ नया जो टॉपिक है वो शुरू करना चाह रहे हैं, वो है वेक्टर्स। तो अभी तक हम पिछली क्लास में मैक्सिमा मिनिमा की बात कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें आगे दिए जाएंगे। वेक्टर, अब देखो ये जो चीज़ है, पहले मैं बताऊँ इसके बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें कि ये टॉपिक पूरा का पूरा ये चैप्टर ये है मैथमेटिक्स के अंदर 12th में तुम्हें बिल्कुल बहुत ही डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा। बट इस चीज़ के बिना हमारे फिजिक्स में बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। पहले ही स्टार्टिंग से जैसे ही हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे ये चीज़ वहीं से अपने काम की है, और एंड तक जब तक हम पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं करेंगे लास्ट तक, ये चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो वेक्टर के बारे में देखो, एक तो हमें पढ़ना है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर और एक होती है, देखो क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में ऐसे तोड़ रखा है। क्वांटिटीज में एक होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, एंड सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना? दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। देखो स्केलर क्वांटिटीज का मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि भाई मास है, तो मास तुम ये पूछ सकते हो कि हाँ कितना मास है हमें बता दो, 10 किलोग्राम है, 20 है, 30 है, इतना। ठीक है, एक चीज़ है। तो इसमें हमने कहीं से भी ऐसे कोई डायरेक्शन की बात नहीं करी इस क्वांटिटी की कि भाई कौन से डायरेक्शन में मास है, क्योंकि नॉनसेंस है इस तरीके से बात करना। जबकि अगर मैं ये पूछूं कि यार मेरे पे इतना फोर्स लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन मुझ पे फोर्स लग रहा है, तो फिर इसके साथ साथ हमें एक और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि यार ये फोर्स मुझ पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है ना? या फिर मैं जैसे दूसरी क्वांटिटी लेता हूँ कि जैसे मान लो एक कार है, तो हम ये बोलते हैं कि यार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। स्पीड ये वाली क्वांटिटी होगी कि भाई ठीक है, ओनली 90 किलोमीटर पर आवर बता दिया, तो इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड उसका दे दिया कि वैल्यू कितनी है ना, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बट एक टर्म होती है इधर वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी में क्या बताना पड़ेगा हमें? ये तो बताना ही है कि भाई 90 किलोमीटर पर आवर तो है ही सही, बट साथ ही साथ हमें इसके डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो। समझ में आ रही है चीज? तो साथ साथ कौन सी चीज मैटर कर रही है, वो है डायरेक्शन। कि जो भी क्वांटिटी अगर हमें उसकी डायरेक्शन भी साथ में बतानी पड़ रही हो, इसका मतलब हमने दो अलग अलग क्वांटिटीज के पार्टीशन किए। एक में हम स्केलर लेंगे, दूसरे में हम वेक्टर लेंगे। इसमें हम कौन से क्वांटिटीज लेंगे? व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड का मतलब है जैसे स्पीड में हमने क्या बताया, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वो 90 जो है वैल्यू कितनी है ना, इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके एग्जांपल में हम क्या ले लेंगे? एग्जांपल में हम जैसे ले लेंगे, मान लो मास है। मास में हमें कहीं से भी बताने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन की। या फिर मान लो टाइम, अब टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं बताना। या फिर हम ले लेते हैं स्पीड, है ना? अभी और बहुत सारी क्वांटिटी लेने को तो ले सकते हैं, बट ये है ना बेसिक्स हैं जो तुम्हारी अभी सुनी भी है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे फिर तो तुम्हें और अच्छी क्वांटिटीज के बारे में भी पता लग जाएगा, तो हम उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने अभी के लिए ये 3 लिया है, एक और लिख देता हूँ साथ ही साथ चलते चलते। वर्क, ये भी एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं हो तुम लोग, कोई बात नहीं, लिख के रखो। इधर है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। क्या समझ में आ रही है तुम्हें? अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया वेलोसिटी। ठीक है,
क्या बताना पड़ेगा, साथ साथ डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। या फिर मैं बोल दूँ फोर्स, समझ में आ रही बात, फोर्स भी हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से और भी क्वांटिटीज लेने को ले सकते हैं, जैसे टॉर्क हुआ, टॉर्क में भी हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें, टॉर्क होता है कि किस तरीके से किसी चीज़ को अगर मान लो घुमा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि यार क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इस तरीके की कई चीज़ें आती है आगे के टर्म में। बट ये दोनों चीज़ें तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गई हैं, क्या फ़र्क आने वाला है वो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ कुछ हमने रूल्स बना रखे हैं ताकि हम बाद की जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन वगैरह है वो सब कर पाएँ, है ना। तो वेक्टर के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। जैसे ठीक है, यहीं से शुरू। एक तो सबसे पहली बात कि वेक्टर, जैसे मान लो कि ए है कोई क्वांटिटी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर के ऊपर हम ऐसा एक एरो लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसा एक एरो हम वेक्टर के ऊपर लगाएंगे। ये जो लिखा हुआ है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो फोर्स मुझे लिखना होता, तो फोर्स जब आज के बाद में हम फोर्स लिखेंगे तो ओनली फोर्स नहीं, एफ नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर हम एरो लगा रहे होंगे। और बिल्कुल कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं कि यार जैसे ही फोर्स वर्ड हमारे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में साथ साथ ये एरो भी आना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज, मतलब बहुत ज्यादा ही काम की है। ऐसा ड्रॉ हमें हमेशा इस तरीके से ही ड्रॉ करना चाहिए। ओनली एफ लिख रहे हैं तो फिर ओनली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बता भी देता हूं कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इसको कैसे लिखेंगे अगर ये पूछ लिया, तो हमने ए क्वांटिटी ली थी ना, तो ए ऐसे लिखा और इसके बाहर ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दिया, मोड बोलते हैं इसको। इस तरीके से हम इसका मॉडुलस को बोलेंगे। या फिर एक और तरीका भी होता है, हम ओनली ए लिखेंगे, इसका मतलब यही है कि इसकी वैल्यू कितनी है। समझ में आ रही है बात कि मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी मैग्नीट्यूड है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। बेटर तरीका यही रहता है, हम क्योंकि इसमें देखो ये सब लगाना पड़ेगा और हम लोग थोड़े रह गए फास्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, हम ओनली ए से काम चला रहे होंगे, बाद में धीरे धीरे, है ना, आदत पड़ जाएगी तब तक। तो ये होगी रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। ये एरो है वो समझ में आ गया हमें कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अपन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने वाली बात आ गई कि भाई ये अलग दिखे स्केलर क्वांटिटी से, तो इसको कैसे दिखाएं। तो ऊपर क्या करा कि भाई डायरेक्शन की बात है, ये डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, डायरेक्शन के कारण ही वेक्टर को हम एक अलग क्वांटिटी के तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो ऊपर हम एक डायरेक्शन वाली चीज लगा देते, एक एरो लगा देते, है ना, इस तरीके की बात। चलो, तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको दिखाएंगे कैसे। वो होगा जैसे मान लो इस पे डिनोट कैसे करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक कोई वेक्टर है यहां से इस तरीके से, तो इसकी जितनी लेंथ है, ये लेंथ हमें क्या बताएगी, ये लेंथ हमें बताएगी इस वेक्टर। हमने क्या करा है, इस पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इतना ये बड़ा जो है वेक्टर है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, ये बता देगा मैग्नीट्यूड। एंड जो ये एरो लगा हुआ है, इस एरो की डायरेक्शन क्या बताएगी, वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की, ऑफ वेक्टर कि भाई ये वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, वो एरो बता रहा होगा। देखो इसमें दो चीजें, अब ये जो हमने एरो लगाया और एक ही है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर का हेड और इसको हम बोलते हैं वेक्टर का टेल। इस तरीके से एक वेक्टर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने 2D में ही लिया है, हालांकि होने को जेड एक्सिस के बारे में मैंने बताया था तुम्हें कि इस तरफ होता है जेड एक्सिस, धीरे धीरे अभी बस पहुंचने ही वाले हैं, जेड एक्सिस वाली चीजें भी मैं लूंगा। अभी के लिए ये 2D में हमने बनाया है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कुछ
पोजीशन वेक्टर की पोजीशन वेक्टर, हमें पता है यार पोजीशन क्या होती है ना, हमें पोजीशन के बारे में तो पता है, आइडिया। अभी हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट को ड्रॉ करना सीखा था, है ना, पॉइंट को कहाँ पे लगाना है, इस तरीके से ये बात करी थी हमने। अब मान लो हमें ऐसा दे दिया उसने कि यार ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इसमें मान लो तुम्हें कोई पॉइंट गिवन है कि यार ये कोई पॉइंट है 3,5, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से हम क्या करें, इसे मिला दें और इसकी तरफ एरो बना दिया। तो अगर हमें ये पोजीशन वेक्टर, हम इसको लिखेंगे ऐसे आर वेक्टर से, तो ये आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को लिखो, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को लिखेंगे तो क्या आएगा 3 - 0। अब ये चीज आ गई इसमें एक आई कैप, मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। अभी मैं पहले थोड़ा सा एक चीज हमने, हालांकि ऐसा बोल सकते हो कि मिस कर दी, पहले मैं वो चीज लेता हूँ, वापस से आऊंगा इस पे, बट लिखना कैसे वो सीख लो कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो फाइनल है माइनस जो इनिशियल है, ऐसे ही फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो फाइनल है माइनस इनिशियल है, हमने वही चीज लिखी। ये आई कैप क्या है, ये जे कैप क्या है। अब हम इस पे आते हैं कि भाई ये आई कैप क्या बनाया तुमने और जे कैप क्या बनाया, सर समझ नहीं आया तो ये बताओ। तो चलो आते हैं इसी चीज पे और फिर वापस से एक बार इसको देखेंगे, क्योंकि हमने बीच में चीजें खा गए हैं, अभी एक एक करके उनको देख लेते हैं। तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि यार टाइप्स ऑफ वेक्टर करके, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर करके ये 2-4 चीजें लिख लेते हैं। इसमें हम पहला लेते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वेक्टर जो पैरेलल हो। जैसे पैरेलल वेक्टर का मतलब है, मान लो मैंने ए वेक्टर बनाया ऐसा, अब बी वेक्टर भी ऐसा ही है इधर ही। डायरेक्शन जब अगर दो वेक्टर्स के सेम हो तो हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो। तो हम आगे क्या लिखेंगे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स आर सेम। समझ में आ रही है ये बात, बिल्कुल एकदम आसान है। हमने और किसी चीज की नहीं बात करी, हमने ओनली किस पे अटैक किया है कि डायरेक्शन बता दो हमें। अगर दो वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन सेम है तो हम उनको क्या बोलेंगे कि भाई पैरेलल वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल। सेकंड हम लेंगे, वो भी नाम से ही तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देखो बहुत ही आसान है, ये है एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर है तो तुम्हें समझ में आ गया कि यार मैं जैसे इसमें से कोई एक की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं, और जो अब डायरेक्शन है ए की और बी की वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो बच्चों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ना साथ साथ, ये डायग्राम कभी मिस मत किया करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि, क्योंकि थ्योरी देखो ये सब ये कौन लिखेगा बार बार में, जैसे ही जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो ये है ना, इसको रीड करने में सरदर्द होता है। ये देख लिया, इससे फटाक से चीजें क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है, हाँ यार सीधा सीधा पता लग रहा है एंटी पैरेलल है। हालांकि ये तो इतनी बेसिक चीज है, ये तो वैसे भी याद रहेगी, बट स्टिल जैसे 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 हमारी जो हैबिट बनेगी ना यहाँ से, वो हैबिट अपनी अच्छी बन जाएगी कि हम धीरे धीरे डायरेक्ट डायग्राम देखते ही हमें चीज़ें हिट करने लगेगी। और हम यही चाहते भी हैं कि थोड़ा टाइम बचे, हमारी पढ़ाई इस तरीके से हम नोट्स बनाए, इस तरीके से सारा काम पढ़ने की टेक्निक वगैरह बनाए कि आगे चलते हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर ले, इस तरीके से हम कोशिश करेंगे। तो ये डायग्राम तुम्हें साथ साथ बना के रखने। थर्ड हम लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब देखो ये भी बिल्कुल बहुत ही आसान है, नाम से बिल्कुल समझ में आ जाता है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हो सकता है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये हो सकता है कि भाई
जैसा ए वेक्टर वैसा ही हमने क्या बना दिया, बी वेक्टर। तो अभी इक्वल का जो मतलब है उसका डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन से काम नहीं बनेगा, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी क्या कर दे हम, बराबर कर दे। देखो इनका मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया, दोनों वेक्टर्स का बराबर कर दिया, दोनों की लेंथ जो है वो हमने क्या दिखाई है, बिल्कुल बराबर दिखाई है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ साथ साथ, क्या लिख देंगे साथ साथ, तो मैं दोबारा से लिखना है, व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स आर सेम, then these vectors are said to be equal vectors। बिल्कुल एकदम क्लियर है, when direction and magnitude of both vectors are same, अगर डायरेक्शन और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे फोर्थ, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अब नेगेटिव वेक्टर्स भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, इतना सा इसमें फर्क है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इस बार क्या हुआ, बराबर हुआ, बट देखो दोनों की डायरेक्शन हमने क्या करी है, अपोजिट ली। तो पिछली बार इक्वल वेक्टर्स में तो हमने क्या ऐसा लिख सकते थे, इक्वल वेक्टर्स में, बोलो बिल्कुल इस तरीके से दोनों को बराबर ही कह सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर में क्या करेंगे, ये पिछली बार वाले में लिख लेना, इस बार क्या करेंगे, नेगेटिव वेक्टर में लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो जस्ट बी वाले के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड देखो दोनों का बराबर है। तो हम लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीट्यूड of both vectors is same but direction of both vectors is opposite to each other। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान सी चीज, तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे जो कि अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल जो हम पढ़ने वाले हैं, रफ कर देते इसे। अब देखो ये कौन सा वेक्टर है, एक जो बच गया है, ये है फिफ्थ यूनिट वेक्टर। देखो मैथ्स में मैं पहले ही बता दूं, चूंकि मैं खुद यार मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरे को पता है जो वहां पे वेक्टर वाली चीज होगी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम कई बार है ना ऐसे काम सा चला रहे होते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल मैथ्स से उतना मतलब ही नहीं है, हम ओनली अपना फिजिक्स के जो लॉज है उनको बस यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। बाकी इन चीज़ों में फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा, आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो पता लगेगा तुम्हें कि यार हाँ थोड़ा फ़र्क था, और अपन ने फिजिक्स में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा है ना, बेसिक सा। यूनिट वेक्टर का मतलब है, अब देखो इसका इसमें भी यूनिट मतलब तो वन, ठीक है, कि इसका मीनिंग होगा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज वन, ठीक है, और यूनिटी ऐसा बोल सकते हैं, इज वन, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अच्छा ये है मतलब बात, जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर। अब इसको दिखाने का तरीका हमने थोड़ा सा अलग बनाया है। हमने क्या बना दिया इसका दिखाने का तरीका, देखो हम जनरली एरो लगाते थे, बट यूनिट वेक्टर को हम चाहते हैं यार थोड़ा अलग सा पता लग जाए हमें दूर से ही देख के, तो हमने यहाँ पे एक कैप लगा दिया। ये तो ए है, इसको हम बोलते हैं कैप,
तो जब भी इसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में जब इसे बोल रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, ए कैप। अभी तक हम बोलते थे ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर ऐसा बोला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए कैप। तो ए कैप ये तो इसका हो गया डिनोट करने का तरीका। अच्छा, अब हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि यार ये किसके बराबर होगा। देखो ये होगा भाई, ये था क्या, यूनिट वेक्टर, ये तो वेक्टर था ए, मान लो कि ऐसा कोई ए वेक्टर है इधर की तरफ, ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड तो यार कितना है, ए है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, ए है। बट हमें बनाना है इसी डायरेक्शन में, हम चाहते हैं कि यार एक बस एक यूनिट तक का बन जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका जो इतने जो लेंथ है, इसकी लेंथ को हम डिवाइड कर दें इसी के मैग्नीट्यूड से, तो क्या यही चीज यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गई है। बस ये फॉर्मूला बन गया। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, ए कैप का मतलब है तो वेक्टर ही, तो दिखाएंगे तो एक वेक्टर के तरीके से ही, यहाँ पे ऊपर हमने क्या डिनोट कर दिया, एक कैप लगा दिया। तो ये क्या बनेगा कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना हुआ, जैसे ए वेक्टर का पूछ लिया कि बताओ यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो हमने ए वेक्टर तो बड़ा सा होगा, अगर हम इस ए वेक्टर में जैसे मान लो इसकी लेंथ है 10, है ना, हमें चाहिए बट 1, तो क्या करेंगे, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेंथ 10 था, 10 से क्या कर दिया, ये 10 लिखा हुआ, एक तरीके से इसको तुम क्या कर सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। तो ये 10 से ही हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब ए वेक्टर का ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर मिल गया हमें। तो बिल्कुल ये भी इसको बहुत यूज में लेने वाले हैं, धीरे धीरे तुम्हें और अच्छे से चीज क्लियर होगी। अब मैं एक दो बातें लिखने वाला हूँ, उनका मीनिंग देखना क्या है। अभी जो हम आई कैप जे कैप की बात कर रहे थे वो चीजें आएंगी। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, फिर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा ये क्या होगा, इसको हम लिख रहे होंगे आई कैप। अब देखो ये कैप लगाया है ना, अभी वहां पे भी लगाया था पिछली बार। अब ये क्या मीनिंग है इसका, ये बोल रहा है कि यार ये है एक्स एक्स की डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे जो भी मतलब एक एक करके ये 1 है, फिर 2 3 4 5 इस तरीके से पार्टीशंस बने, तो ये 1 इतना, ये 1 जो होगा इसको हम बोल रहे हैं आई कैप। कि इसके अंदर किसी को भी अगर मुझे जैसे मान लो कि मेरे को ऐसा बताना है कि इस डायरेक्शन में मेरे को जाना है और 5 उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैं उसको फटाक से क्या लिख दूंगा, 5 लिखना है, और डायरेक्शन बताने के लिए फिर मैं किसका यूज कर लूंगा, आई कैप का यूज कर लूंगा। समझ में आया तुम्हें। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। तो हमें क्या हो गया, लिखने में आसानी होगी। जैसे हम 1 किलोमीटर डिसाइड करते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर तुम्हें मान लो 5 किलोमीटर चलना है, तो हमने जो 1 किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर लिया और उस पर एक एरो लगा लिया। अब मान लो कि कोई हमें बोले इसी डायरेक्शन में तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है, तो वो 1 किलोमीटर जो है वो ये लिखा हुआ है, और उसको अगर हमने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लिया कि यार तुम्हें कितना जाना है, 5 जाना है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख लो। तो अब ये क्या हुआ, ओवरऑल किसी भी वेक्टर को हो जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हो, उसको अगर लिखना है तो सीधा सीधा हम इस आई कैप की मदद से लिख सकते हैं। सेम तरीका है वाई एक्सिस के लिए भी, तो इधर वाले के लिए हम लिखते हैं जे कैप। क्या लिखेंगे, जे कैप। तो ये जो एक यूनिट का जो वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग, उसको हम क्या बोलेंगे, जे कैप। मान लो हमें 3 यूनिट तक जाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 जे कैप। क्या ये बात समझ में आती। ऐसे ही जो जेड एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस किधर होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ओरिजिन से पास करने वाला ऐसी एक्सिस इधर की तरफ होगी, ये एक्सिस जेड एक्सिस होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे के कैप, ठीक है ना। तो तीनों चीज आ गई अब हमारे पास। अब इन तीनों की मदद से हम दुनिया का कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं, कितना ही उसका मैग्नीट्यूड हो, कैसे ही हो, कोई भी उसकी डायरेक्शन हो, हम इनकी मदद से बताना मतलब बता सकते हैं। वो सीखेंगे भी धीरे धीरे किस तरीके से लिखेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यार ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे बताओ मेरे को क्या आ गया, ए स्क्वायर आएगा। ये ए ही क्या मैग्नीट्यूड था, तो ए को मैंने क्या लिख दिया, रूट में लिख दिया ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और जो कि ए एक्स, अब देखो तुम्हें याद आ रहा होगा जैसे अभी हमने वो लिया था 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5 का, तो ये वाली चीज क्या थी, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है वेक्टर, ये वाली चीज क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, ये वही चीजें लिखी हुई भी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस और करेंगे हम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए अभी मैं तुम्हें लास्ट जो चीज है वो ये बताता हूं कि देखो, मुझे मान लो पता करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मेरे को बताना है, तो ये चीज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो मान लो एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, यहां बना लिया अलग, ये ए वेक्टर बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसको हम बी वेक्टर बना लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना भी हो अब दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल कितना है। तो इसके लिए हमने एक है ना, एक चीज है जिसको हमें फॉलो हमेशा के लिए करना है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जब भी हमें ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक वेक्टर बना लो, जैसे मान लो मैंने बी वेक्टर यहाँ पे बना लिया, अब ए वेक्टर को इसके ऊपर अरेंज करना है मेरे को, वो किस तरीके से अरेंज करेंगे, बी की टेल कहाँ है, ये है बी की टेल, और ए की टेल है ये, मतलब अब इस ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल को हम एक जगह रखेंगे। अब ये नया डायग्राम बना दोनों को कंबाइन करके, ठीक है ना, दोनों की टेल एक जगह होनी चाहिए। अगर दोनों की टेल एक जगह हो गई है तो फिर दोनों के बीच में एंगल देख लो कितना है, थीटा, और वो थीटा को हम बोलेंगे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हम क्या लिखेंगे कि जब भी हमें एंगल बताना हो दो वेक्टर्स के बीच का, तो हम बताएंगे कि to find out the angle between two vectors, we have to put both tails, और या फिर मैं क्या कर सकता हूं, हेड को भी रख सकता हूं, और बोथ हेड्स टुगेदर, मैं हेड को भी रख के तुम्हें बता दूंगा, टुगेदर, एंड देन मेजर एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। समझ में आई तुम्हें क्या कर रहे हैं हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये दो वेक्टर दे रखे थे, कोई बात नहीं, दो वेक्टर दिए, तुरंत क्या काम करना है, पहले जैसे बी वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बना के अब इस ए वेक्टर को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है कि दोनों की टेल एक जगह मिले, या फिर दोनों का हेड एक जगह मिले। वो भी मैं बना के तुम्हें दिखाता हूँ कि जैसे दोनों का हेड कैसे मिल सकता है एक जगह। इस चीज को मिटा देते हैं हम, और मैं अभी तुम्हें दोबारा बना के बताता हूँ। देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बी वेक्टर तो हमने बना ही रखा है, ऐसे बढ़िया, ये तो हॉरिजॉन्टल अच्छा ही है, ये हमने बी वेक्टर बना रखा था। अगर मुझे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड एक जगह चाहिए, तो ए वेक्टर को आप जैसे क्या करते हैं, पहली बात ये कि जैसे एक वेक्टर है, इसको अगर मैं यहाँ से कहीं और ऐसे अरेंज, मतलब उठा के कहीं और ले गया, इसका मतलब ये वेक्टर चेंज नहीं होगा,
ऐसा नहीं है कि इसको घुमा फिरा के लेंगे, हमें क्या करना है जैसा का जैसा है इसको, मतलब अगर मैंने यहाँ लाके बना दिया तो इस ए वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हम मतलब बोल सकते हैं ऐसे। तो अभी इस ए वेक्टर को उठा के यहां से, जैसे पिछली बार हमने टेल टू टेल मिलाने के लिए यहां लेकर आए थे, वैसे ही इस ए वेक्टर को उठा के इस बार हेड टू हेड मिलाना है, तो ये हेड है ना, इस हेड को यहां मिला देंगे हम इस तरीके से, ये बन गया ए वेक्टर। तो अब जो इनके बीच का जो एंगल बना वो बनेगा थीटा। तो शायद तुम्हें दिख रहा हो कि यार और कुछ नहीं है, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर ही है, अगर तुम ढंग से देखो तो पिछली बार हमने इनको लगाया था, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे ये बनाया बी वेक्टर बनाया था और ये ए वेक्टर बनाया था और ये थीटा बोला था, तो ये तुम्हें दिख रहा है वो जो दोनों एंगल है, दो लाइन के बीच में ऐसे कट करने वाले ये दोनों एंगल बराबर ही बनेंगे। तो तरीका एक ही रखना है, हमें हमेशा एक तरीके से ही फॉलो करेंगे। हम टेल को लेते हैं, मैं जब भी करवाता हूँ तो टेल को हम लेके सोल्व करते हैं। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अरेंज करना है, एंगल बताना है दो वेक्टर्स के बीच का, खुद से ये काम तुम्हें करना है। तो मैं जैसे एग्जांपल करवाता हूँ तुम्हें कि मान लो ऐसा कुछ लो, एक मैंने ले लिया ये और एक मैंने ले लिया ये, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, जल्दी से बताओ कैसे बताओगे। ये ए वेक्टर बना दिया मैंने, ये बी वेक्टर बना दिया, तो ये पहला अपना क्वेश्चन है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो पहली बात कि यार ये जो एंगल इसने दे रखा है, ये एंगल अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं बन सकता। ये समझ में आ गया क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसका हेड ए का तो और बी का टेल है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ कर रखी है, तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। हम अरेंज कैसे करेंगे? हम इसको ऐसा ना बना के, हम ए वेक्टर को ऐसा कैसा बनाया सीधा सीधा, हम चाहते हैं बी वेक्टर यहां से शिफ्ट कर दें टेल के ऊपर। ये बी वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया, एक वेक्टर को ऐसे उठा के यहां रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब देखो अब बात बन जाएगी, अब बात बन जाएगी कौन सी कि भाई अब इनके बीच का कितना एंगल है वो हम देख सकते हैं। तो अब ये एंगल है कितना, देखो पीछे लाइन ड्रॉ करो ऐसे थोड़ी सी। अब मेरे को ये बताओ कि ये एंगल जो था यार, क्या यही वाला एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है ये एंगल, तो पूरा 180 है, तो ये कितना बन गया 150 डिग्री। तो एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स वो कितना बनेगा 150 डिग्री, ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीके से ही करना, और करते हैं। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन, ये ए वेक्टर ले लिया मैंने, ये बी वेक्टर ले लिया, बताओ क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो इसको भी अरेंज करेंगे। अरेंज करने की जरूरत क्यों है? देखो एक का टेल है, दूसरे वाले का हेड है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हमने बनाया पहले ए वेक्टर, ये लो भी ए वेक्टर बन गया। बी वेक्टर को बनाना है, बी वेक्टर को क्या करेंगे, यहां से नीचे खिसका लो, तो इसकी टेल यहाँ आ जाएगी, इसकी टेल यहाँ आ गई। बी को हम कैसा कर रहे हैं, इस तरीके से नीचे खिसका लिया हमने। अब दोनों के बीच का एंगल तुम बता सकते हो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो अपना एंगल का आंसर आएगा सर 90 डिग्री, इसका आंसर है। और लेते हैं क्वेश्चंस, कमी नहीं है क्वेश्चंस की, कितने कर लो, चाहे जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही कम है। जो बहुत खतरनाक सी बात बोल दी मैंने, मजाक, ठीक है ऐसे मजाक कर रहा हूँ। देखो क्या लिया है, थर्ड क्वेश्चन में ऐसा कुछ लेते हैं, इसमें बताओ भाई कितना एंगल है। तो हमेशा पहले खुद से बनाना होता है, तरीका तुम्हें पता है कि भाई क्या करना होता है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से करना होता है। तो खैर देखो इसमें यार अब अरेंज करने की मतलब मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, दोनों हेड पहले से ही अरेंज्ड है। दोनों हेड अगर एक साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों हेड भी एक साथ हम रख सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे 60 डिग्री, फटाक से आंसर आ गया, जो दोनों के बीच का एंगल है। और लेते हैं, जैसे मान लो कि तुमने क्या कर दिया, एक वेक्टर ये बनाया, दूसरा वेक्टर ये बना दिया, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब बताओ कितना आएगा। तो ये तो देखने को भी हमें दिख रहा है कि यार पैरेलल वेक्टर्स हैं सर, इसमें एंगल क्या बताएं, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल तो 0 हो गया।
बट ठीक है, अपन अपने मेथड से करते हैं। अपने मेथड क्या कहता है, अपना मेथड करता है पहले एक वेक्टर बना लो, ए वेक्टर, इसकी टेल कहाँ है, ये रही, दूसरे वाले की टेल यहाँ पे है, तो दूसरे वाले की टेल इसको उठा के यहाँ इस टेल पे रखेंगे, इस टेल पे रखेंगे तो देखो इसी के ऊपर बनेगा ये। बट मैं ऐसे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ कि यार मान लो यहाँ तक बी वेक्टर बन गया। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कुछ आया नहीं, मतलब एंगल 0 डिग्री बन गया इसका, ठीक है ना। और देखो जैसे ट्राई करते हैं एक आधा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं फिफ्थ में बनाओ। देखो फिफ्थ में हमने कर दिया ये और दूसरा वाला वेक्टर इधर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब बताओ ये तो ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है, टेल टू टेल ही कनेक्टेड है। ये ए की टेल है और इसके बगल में यहाँ पे बी की टेल है, कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इनके बीच का एंगल देख लो, इसके बीच का एंगल ये कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो बहुत ही आसान है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम क्या बोलते आ रहे थे अभी तक, एंटी पैरेलल बोलते आ रहे थे, ठीक है। तो ये भी पता लग गया। फिर हम एक और ले लेते हैं कि हमें मान लो ये दे दिया 60 डिग्री, ए वेक्टर ये बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये देखो ऑलरेडी क्या है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, ये ए की टेल, यही बी की भी टेल है। तो ये जो एंगल है वो एंगल ही अपना क्या है, आंसर भी। ये एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हम क्या बता देंगे, एंगल जितना एंगल आ गया 120 डिग्री। तो इस तरीके से आगे से क्या रूल याद रखना, हमें याद रखना है कि भाई जब भी हमें एंगल बताना हो दो वेक्टर्स के बीच का, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई टोटल जो दोनों की, जो सबसे पहला काम, जो दोनों की जो टेल है उनको अरेंज करेंगे एक पोजीशन पे। तो एक वेक्टर बनाओ, दूसरे वाले वेक्टर को उठा के उसकी टेल के ऊपर दूसरे वाले की भी टेल ऐड कर दो। फिर दोनों के बीच में एंगल क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, जितना एंगल आ रहा है कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।